हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी देख रहे हो आप, जैसा कि टॉपिक है, हम लोग आज पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो हमारा था सिंगल स्लिट। तो आपके पास ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जो कि सिंगल स्लिट का है। तो सिंगल स्लिट से लाइट गुजरती है, तो जो इंटेंसिटी होती है वो उसका एक्सप्रेशन है। आप देख लो, ये पीक जो है उसका सेंट्रल मैक्सिमा को दिखा रहा है। बाकी छोटी छोटी पीक्स कुछ और हैं जो कि सेकेंडरी मैक्सिमा को शो कर रहे हैं। उनकी मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट की। तो एक बार देखें, यहाँ पर आपके पास डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट में आप ये लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो आपका डायग्राम बना है, जरा इसको देखो। यहाँ पर दो स्लिट है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, और इधर से लाइट आ रही है। तो फिर क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ से निकलती हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से निकलती हैं, आपस में इंटरफेयर भी करती हैं। क्योंकि ये बहुत ही फाइन स्लिट्स हैं, तो यहाँ से इनमें डिफ्रैक्शन भी होता है, और अल्टीमेटली स्क्रीन पर हमारे पास इस तरह का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से बना हुआ पैटर्न देख सकते हो, जो कि एक्चुअल में सिंगल स्लिट का है। इसको हम सिंगल स्लिट का एनवेलप पैटर्न कहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अंदर ये जो रेड कलर से देख रहे हो, डार्क लाइनों का स्पेक्ट्रम है, दैट इज द एक्चुअली डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ये डॉटेड लाइन से है, जहां आपको सेकेंडरी मैक्सिमा दिख रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है। और जब डबल स्लिट हो जाती है तो आप देख रहे हो वहां नंबर ऑफ पीक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भी आपके पास देखिए एक पीक यहाँ है, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 एडिशनल पीक्स आ जाते हैं विद इन द रेंज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि फाइन स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। In the double slit, the diffracted waves from two independent slits emitted and superimposed over each other। तो हम क्या कह रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट स्लिट है, जैसे मान लो ए और बी दो स्लिट्स हैं। इनसे रेस बाहर निकलती है, रिफ्रैक्टेड वेव्स बाहर निकलती हैं, और फिर आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं। सुपर इम्पोज होने के बाद हमारे पास एक पैटर्न मिलता है, जो कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। The resultant intensity pattern is sum of both the interference and diffraction। तो हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम देखेंगे, तो इसके अंदर डिफ्रैक्शन के भी टर्म होंगे और इंटरफेरेंस के भी टर्म होंगे। आइए देखते हैं। अगला हमारा जो लाइन में एक्सप्रेशन लिखा है, ये इंटेंसिटी है। डबल स्लिट, जो आपका डबल स्लिट है, डबल स्लिट का इंटेंसिटी है, ये कितनी है, 4a²। ए मान लो इन वेव्स, इन सोर्स से निकलने वाले वेव का एम्पलीट्यूड है ए। तो a², 4 टाइम a² साइन अल्फा बाई अल्फा एक टर्म ये है, और कॉस स्क्वायर बीटा एक टर्म ये है। तो आप देख रहे हो 4a² इज व्हाट, मैक्सिमम इंटेंसिटी डबल स्लिट के अंदर। ये जो साइन अल्फा बाई अल्फा है, दिस इज द डिफ्रैक्शन फैक्टर है, डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है। और जो कॉस का टर्म है, ये ये इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है। याद करो, इंटरफेरेंस में उन्होंने लिखा था कि टोटल इंटेंसिटी बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम √I1 √I2 इंटू कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का टर्म वहां पर दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा है। बट मेन थिंग इज दैट कि कॉस बीटा इज corresponding to the interference effect and the sin alpha by alpha belongs to the diffraction effect। तो इस तरह से हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो ये शो कर रहा है कि दो तरह के इफेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं। एक डिफ्रैक्शन का इफेक्ट काम कर रहा है, साइन के टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक इंटरफेरेंस का इफेक्ट काम कर रहा है, जो कॉस के टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ मॉड्यूलेशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न बाय द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो मैथमेटिकली जो दो टर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न था वो इंटरफेरेंस पैटर्न से मॉड्यूलेट हो जा रहा, बदल जा रहा है। कैसे हो रहा है हम देखते हैं। अगला डायग्राम जो है उसमें कोशिश की गई बनाने की, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की जो आपकी दिख रही है, ये फ्रिंजे हैं इंटरफेरेंस की वजह से। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये एनवेलप है सिंगल स्लिट का। और उसके अंदर जो लाल कलर का ये हम बना रहे हैं, जो लाल कलर की आप अंदर जो है स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज द डबल स्लिट है। इसको और बेहतर तरीके से एक इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसी ये ज्यादा क्लियर है डायग्राम, आप देख रहे हो। यहाँ पर ये इंटरफेरेंस की पीक है, जिनको हम M1 M2 M3 M4 कह रहे हैं। इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से हैं।
उसके बाद ये जो है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये जो एनवेलप है। अंदर जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये इन दोनों के मिलने से बन रहा है, मतलब ये वाला टर्म है कॉस स्क्वायर बीटा का टर्म है, और ये जो ब्लू कलर का है ये साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर का टर्म है। तो अंदर जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये साइन अल्फा बाई अल्फा के स्क्वायर और कॉस बीटा के स्क्वायर को बिलोंग करता हुआ टर्म है। तो देख रहे हो आप यहाँ पर इस एनवेलप के अंदर ये इंटरफेरेंस की पीक इसके अंदर इंसर्ट हो गई, ये पीक यहाँ जाके इंसर्ट हो गई, ये पीक यहाँ जाके इंसर्ट हो गई। तो आपने जो पहले डायग्राम देखा है वो यही दिखा रहा है। आप देख रहे हो पहले डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, ये जो पीक दिख रही है, ये जो आपके पास पीक है बेसिकली क्या है, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं जो कि सिंगल स्लिट के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके अंदर चली गई है। मतलब सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर ऐसा था, इस तरह से था, इस तरह से सिंगल स्लिट का रिफ्रैक्शन पैटर्न था, तो आपका जो इंटरफेरेंस है अब वो इसी के अंदर इंसर्ट हो गया, अब इसी के अंदर फिट हो गया। तो इंटरफेरेंस इस तरह से इसके अंदर आपको फिट होता हुआ इस तरह से दिख रहा है। तो वो चीज है जो यहाँ हमारे डायग्राम में शो हो रही है। एक चीज जरा ध्यान से देखें देखें यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन को देखें, इस लोकेशन को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस का पीक था और वहीं डिफ्रैक्शन का मिनिमा था। तो डिफ्रैक्शन की मिनिमा ने इंटरफेरेंस के पीक को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। जैसे यहाँ पर M3 था, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस का पीक था और डिफ्रैक्शन के मिनिमा पर वो सप्रेस हो गया। ऐसा लग रहा है किसी चीज को आपने पैर से दबा दिया है, कुचल दिया है। तो अगर हम पैर से दबा देंगे तो वो हमें दिखेगी नहीं, वो गायब होती हुई दिखेगी, वो मिस होती हुई दिखेगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग ऑर्डर का। तो यहां पे दिख रहे हो इन द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न सर्टेन इंटरफेरेंस पीक्स आर मिसिंग। कुछ इंटरफेरेंस की पीक मिसिंग होती है। जैसे ये पहली पीक तो दब के इतनी छोटी हो गई, दूसरी पीक दब के इतनी छोटी हो गई, तीसरी पीक तो बिल्कुल गायब हो गई जो कि वो मिनिमा से दब गई थी। These are called missing order, इनको हम missing order कहते हैं। यहाँ पर m is equal to 3 is missing order because this interference maxima is superimposed by the minima of the single slit diffraction pattern। single slit diffraction pattern के minima से जो interference के order दबा दिए जाते हैं, सप्रेस कर दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मिसिंग ऑर्डर कहते हैं। अब ये वैल्यू ऑफ मिसिंग ऑर्डर होती है, ये क्या हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा 3 ही दबेगा? ऐसा नहीं है। आपने जो स्लिट ली है उसकी चौड़ाई को बदल दो, स्लिटों के बीच की दूरी को चेंज कर दो। तो अगर आप मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं विड्थ ऑफ द स्लिट एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, देन आप इन ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी समय आपने ऐसा ई और बी चूज किया हो कि सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस का, ये जो इंटरफेरेंस का सेकेंड ऑर्डर ये मिसिंग ऑर्डर हो जाए, कभी केस में फोर्थ ऑर्डर मिसिंग ऑर्डर हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब हमने एक सिंगल स्लिट लिया, देखो मैं जो दिखाता हूं आपको, जब आपने सिंगल स्लिट लिया था तो सिंगल स्लिट का इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मूला क्या था? सिंगल स्लिट के इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? उसमें इंटेंसिटी थी I इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर था। उसके बाद फिर जब आपने डबल स्लिट ले लिया तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आ गया? इंटेंसिटी के फॉर्मूले में साइन कॉस आया, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा 4a स्क्वायर आ गया। तो एक स्लिट में इंटेंसिटी a स्क्वायर थी, 2 स्लिट लेने से 4a स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इधर उधर बट रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह से 2 स्लिट की जगह अगर हम 4 स्लिट ले लें, 5 स्लिट ले लें, 10 स्लिट ले लें, तो वहां पर उसका n स्क्वायर आ जाएगा। एक अंदाजा लग सकता है ना कि सिंगल स्लिट में था a स्क्वायर, डबल स्लिट में 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम n स्लिट ले लें, मान लो हमने n स्लिट ले लिया, तो na स्क्वायर हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया जाए जहां पर n नंबर ऑफ स्लिट्स हो। ये आइडिया था द ग्रेट फ्रॉनहोफर का। तो फ्रॉनहोफर ने देखा कि इन डबल स्लिट द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर ए स्क्वायर दैट इज द 4 टाइम्स ड्यू टू द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से 4 गुना ऐसा दिख रही है। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर स्लिट्स वी मे गेट सम मोर इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन। जाहिर सी बात है, एक ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी कर सकता है। सो इस आइडिया को लेकर के बाय दिस furious idea, Fraunhofer constructed a multiple slit device that is called the grating। आप देख रहे हो राइट साइड में जो पहला डायग्राम है ये ग्रेटिंग का डायग्राम है। इस ग्रेटिंग डायग्राम में आप बहुत पतली पतली लाइनें दिख रहे हैं, ये ग्रूव्स हैं, बेसिकली ग्रूव्स हैं जो कि किसी वाइट प्लेन ग्लास प्लेट पर डायमंड टिप से खींच के बनाई गई। आप ऐसे समझ लो एक कांच की प्लेट ली जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से प्लेन है, उसमें बहुत सारी लाइनें, पैरेलल लाइनें समान दूरी पर डायमंड के टिप से खींच देते हैं, खरोंच देते हैं।
शुरू शुरू में तो फ्रॉनहोफर ने क्या किया था, बहुत सारे कॉपर के पतले पतले वायर लिए थे, गर्म करके उस कांच की प्लेट पे फ्यूज करके बनाया था। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम इसको कई तरीके से जेलियस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो यहां लिखा है दिस ग्रेटिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रूलिंग द लार्ज नंबर ऑफ फाइन इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस ऑन एन ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट। एक ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट पर हम बहुत ही बारीक डायमंड की टिप से, विद द हेल्प ऑफ डायमंड की टिप से बहुत सारी रूलिंग करते हैं। इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर रूलिंग होती है, जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो द स्पेस बिटवीन द टू रूल्ड लाइन इज ट्रांसपेरेंट एंड एक्ट लाइक अ स्लिट। तो इन जनरल देयर आर 15,000 लाइन पर इंच इन द ग्रेटिंग। समान रूप से लेबोरेटरी में जो आप लोग काम करोगे तो आपको 15,000 लाइन पर इंच वाला ग्रेटिंग मिलेगा। तो वहां से हम ग्रेटिंग में सोच सकते हैं कि 1 इंच में 15,000 लाइन खींचना कितना डिफिकल्ट काम रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो स्लिट है, इस स्लिट के ऊपर हम लाइट गिराते हैं। वही नॉर्मल हमारी मोनोक्रोमेटिक कह रहा हूँ, नॉर्मल जो व्हाइट लाइट इसमें की सभी तरह के वेवलेंथ है हमने गिराया इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा और उन स्लिटों से जब लाइट निकलेगी तो आप देखोगे एक सेंट्रल लाइट होगी, यहाँ पर लाइट इकट्ठा होगी, ये सेंट्रल लाइट वाला हिस्सा है। उसके राइट साइड जाओ चाहे लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा। जैसे यहाँ लिखा फर्स्ट ऑर्डर रेनबो, इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर रेनबो। फर्स्ट की इंटेंसिटी आप देख रहे हो काफी ज्यादा है, सेकेंड की कम हो गई। ऐसे लेफ्ट साइड में भी फर्स्ट ऑर्डर का रेनबो, सेकेंड ऑर्डर का रेनबो है। और इन रेनबो में खास बात क्या है कि आपके पास नीचे वायलेट होगा और ऊपर की तरफ रेड होगा, जबकि जो आपका प्रिज्म का स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, आर नीचे होता है, वायलेट ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेंटर से जाओगे तो पहले आपको वायलेट मिलेगा, फिर आपको रेड मिलेगा। तो ये एक तरीका है समझने का वहां पर डिफ्रैक्शन, जो इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्पर्सन, जो ग्रेटिंग बनता है, ग्रेटिंग से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके। अब हम अगर हम फॉर्मूले करें, पूरा मैथमेटिक्स करें, आप देखो यहाँ एक फॉर्मूला है, ये जो आपको ग्रेटिंग दिखा रहा है, जो ब्लैक कलर का पूरा है, इसके बीच में छोटी छोटी जगह हैं जो ग्रेटिंग के हिस्से दिख रहे हैं, इधर से लाइट जा रही है, ये आपकी ग्रेटिंग है, गिर रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर m इज इक्वल टू 0, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। उसके बाद फिर आपको दिखाई पड़ रहा है m इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर में आपको इस तरह से वायलेट से रेड के बीच में बहुत सारे कलर दिखाई पड़ेंगे, फिर आपको वायलेट से रेड के बीच में कलर दिखाई पड़ेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया और धुंधला भी हो जाता है। ऐसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर के आपके स्पेक्ट्रम है, ये आपका सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है। तो सेंट्रल मैक्सिमा m इज इक्वल टू 0 से आप चाहे इधर जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और आगे थर्ड ऑर्डर तक भी मिल सकते हैं, और डिपेंड करेगा कितनी रूलिंग की गई है। फॉर्मूला जो होता है इंटेंसिटी का वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ एन है नंबर ऑफ रूलिंग, कितनी खरोंचे आपने रखी हैं इस पे, आपने 15,000 20,000 कितना रखा है पर सेंटीमीटर या पर इंच, जिस भी यूनिट के साथ आप ले रहे हो वो हो गया। तो आप देख रहे हो ये टर्म तो हमारा डिफ्रैक्शन वाला टर्म है, साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर तो डिफ्रैक्शन का टर्म है। ये एक और एडिशनल टर्म आ गया है, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। कॉस नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ अल्फा क्या होता है, पाई ई साइन थीटा लैम्डा। ई इज व्हाट, ई इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। जैसे अगर आपने स्लिट लिया है तो इस स्लिट का ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा, यहाँ से लाइट जा सकती है, इसकी विड्थ हमने ई मानी। फिर आपने यहाँ भी देखा ये भी ई है, दो ई के बीच की जो दूरी है उसको हमने बी मान लिया है। तो ई प्लस बी ये क्या हो गया, उससे हम बीटा निकाल देंगे, और अल्फा से पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा अल्फा, और पाई ई प्लस बी साइन थीटा है, वो बीटा, दो टर्म हमने ले लिए हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो साइन, ये जो टर्म है पूरा ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ये तो इंटेंसिटी ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्लस इंटेंसिटी कितनी होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो साइन एन बीटा बाई बीटा है वो दिखा रहा है कि जो एन नंबर ऑफ स्लिट है उनसे जो लाइट निकल रही है वो लाइट जब आपस में इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा। तो जो साइन एन बीटा बाई बीटा है ये उन एन स्लिटों से निकलने वाली लाइट के बीच में इंटरफेरेंस होने के बाद जो कुछ बनेगा उसका टर्म है। और साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो इंटेंसिटी होती है उसका टर्म होता है। अब हम जब इसकी और अच्छे से मैथमेटिकली इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं
कि ग्रेटिंग में क्या होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ओनली फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्जर्व, बिकॉज अब इसमें हम देखते हैं, अब आप कहोगे सर इसमें भी नहीं हो सकता है कि एक सेकेंड प्राइमरी, एक सेंट्रल मैक्सिमा हो, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा हो, फिर एक सेंट्रल मैक्सिमा हो, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा हो, फिर सेंट्रल मैक्सिमा हो, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह होने चाहिए। सेकेंडरी मैक्सिमा हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला उसी को मैंने आंसर यहाँ पे दिया है कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा प्रोपोर्शनल हो जाती है 1/n² के। तो एन जो कि काफी ज्यादा लेते हैं, 15,000 लाइनें आप ले रहे हो तो एन स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो उस हिसाब से सेकेंडरी की इंटेंसिटी एकदम से घट के 0 हो जाती है। तो वहीं पे लिखा है इन द ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ओनली सेंट्रल मैक्सिमास ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्जर्व बिकॉज सेकेंडरी मैक्सिमा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², एन के प्रोपोर्शनली n²। तो अगर n बहुत लार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा रिड्यूसेस टू 0। ये एक शर्त हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर कंडीशन निकाले तो हमारे पास इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर तो ये डिफ्रैक्शन का है। हम इसके ऊपर देखते हैं, चूंकि यहाँ साइन n बीटा बाई बीटा है, अगर हम बीटा बराबर प्लस माइनस n पाई ले लें, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस n पाई ले लें, तो हम पाएंगे कि अगर एलॉस्पिटल रूल को यूज करें तो हम पाएंगे कि साइन स्क्वायर एन बीटा बाई बीटा n² में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस n पाई लोगे तो उस समय एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से हम पाएंगे साइन स्क्वायर एन बीटा साइन स्क्वायर बीटा n² ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आपने साइन n बीटा स्क्वायर अपॉन साइन बीटा स्क्वायर की जगह पे n² ले लिया। इसका मतलब है n जितना ज्यादा होगा, जितनी नंबर ऑफ रूलिंग ज्यादा होगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें उतनी ज्यादा इंटेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रूलिंग से क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई निकला। बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताई थी, पाई e प्लस डी साइन थीटा बाई लेमडा होता है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो e प्लस डी साइन थीटा एन लेमडा होगा। और कई बार इसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो मैक्सिमा है उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आपने मान लो मरकरी की व्हाइट लाइट सोर्स लिया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के रूप में आपको ये व्हाइट कलर की मरकरी की लाइट चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप दाएं जाओगे या बाएं जाओगे तो आपको पहले वायलेट दिखेगा, फिर आखिर रेड दिखेगा, फिर इसके अंदर आपको इंडिगो, ब्लू, कुछ चमकीला सा ऑरेंज, रेड, ये ऑरेंज येलो सब दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद जब आप ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर में जाओगे तो आप देखोगे थोड़ा डिस्पर्स हो गए, फैल गए हैं, फैलाव भी आ गया है और साथ ही साथ इनके बीच का गैप थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गया है। तो ये आपका वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरह से। और फिर आप देख लो थर्ड जो यहाँ पर वो और भी डिम है, और डिम भी है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड हो गया, और सेकंड में इस लाल खत्म होने के बाद यहाँ से थर्ड शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही कम इंटेंसिटी का है। तो मुख्य रूप से जब आप स्पेक्ट्रम देखोगे, जितना इसको शार्प करोगे, स्लिट को शार्प करोगे, तो इसमें थोड़ी सी और शार्पनेस आएगी, लेकिन ट्रेंड यही दिखेगा, फर्स्ट थोड़ा ज्यादा साफ होगा ऑर्डर, और सेकंड वाला जो होगा वो थोड़ा सा डिस्पर्स ज्यादा होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से उसकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन हम यहाँ पर निकालते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रेटिंग पार्ट। अगला टॉपिक हमारा इसमें होगा रिजॉल्विंग पावर। हम लोग रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, और ना केवल रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर से हमने क्या आज की डेट में अचीव कर लिया। आज की डेट में हमने रिजॉल्विंग पावर को समझ के क्या अचीवमेंट की है, और हमारे पास जैसे ग्रेटिंग है, इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, हमारे पास टेलीस्कोप है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो दैट विल बी द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस डिफ्रैक्शन टॉपिक। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।